Hello students, a very warm welcome at the platform of my classroom. This is SN ma'am, your biology mentor, and here we are to discuss about the NSO previous year question papers. And in the sequence, in the series, आज हम discuss करने वाले हैं 2020-2021 का question paper. क्लास 10th का NSO का जो साइंस का पेपर था उसमें I will be taking care of your biology portion. और ये हम पेपर क्यों सॉल्व कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग इन द प्रिपरेशन ऑफ NSO 2023. तो दिस इज द मेन टारगेट और उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं विद डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल एनालिसिस कि किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आया, कौन से क्वेश्चन सेक्शन साइंस में रखे गए हैं और कौन से क्वेश्चंस अचीवर सेक्शन में रखे गए हैं, क्या मेथोडोलॉजी है टू क्रैक कंप्लीट स्कोर इन द NSO एग्जामिनेशन. ये धीरे धीरे जब आप सारे पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे यू विल बी नोइंग द थिंग कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंस के हैं, कहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं. तो सारे क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस जरूर देखिएगा एंड फॉर दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट सो दैट यू विल बी गेटिंग द लिंक ऑफ अपकमिंग क्वेश्चन पेपर्स. पेपर शुरू करते हैं, पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं, बट उससे पहले गाइडलाइन पे हल्की सी नजर डाल लेते हैं. तो सबसे पहली चीज, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उससे पहले यू विल बी गेटिंग एन OMR शीट. उस OMR शीट पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जो हैं उन्हें बहुत ही केयरफुली फिल करना है बच्चा. योर नेम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर एंड द मोबाइल नंबर. Now what is the importance of mobile number giving here? Because आपकी उसी मोबाइल नंबर को NSO अपने अंदर रजिस्टर करेगा और आपका रिजल्ट स्कोर कार्ड जो है उसी पे रिफ्लेक्ट होने वाला है. तो अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ध्यान से रिलैक्स होके आपको OMR पे फिल करनी है. देन हमारे NSO का पेपर का पैटर्न क्या रहता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कई बार बीइंग अनअवेयर ऑफ द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन हमें पता ही नहीं होता हम किस डायरेक्शन में प्रिपेयर करें. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका पेपर जो है वो टोटल 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होगा. द सेक्शन 1 विल बी कंप्राइजिंग ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग, जिसके 10 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. सेकेंड सेक्शन विल बी ऑफ साइंस. यहाँ पे बच्चा आपको मिलेंगे टोटल 35 क्वेश्चंस. ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क. ये साइंस सेक्शन आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से बना है. एंड द थर्ड सेक्शन इज अचीवर सेक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस तो कम है बच्चा, देयर आर ओनली 5 क्वेश्चंस, लेकिन वेटेज बहुत ज्यादा है. ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स. अगेन ये भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो आपका सेक्शन साइंस सेक्शन का सिलेबस है वही आएगा अचीवर सेक्शन के अंदर भी, बट डिफिकल्टी लेवल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो थोड़ी सी हायर ऑर्डर थिंकिंग वाली होगी. तो आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, इनिशियल 10 प्लस 35, दैट मीन्स 45 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के रहेंगे और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 3 मार्क्स के रहेंगे. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या हमारे इस एग्जाम में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो जस्ट रिलैक्स कि किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. OMR शीट फिल करने के लिए आपको क्या क्या चीज साथ में ले जानी जरूरी है, तो यू कैन यूज ईदर HB पेंसिल और ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन ओनली. जेल पेन आर नॉट अलाउड. तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखेंगे. अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है अगर पेंसिल से फिल कर रहे हैं, गलती से अगर हमने OMR को एनसर्कल गलत कर दिया तो इन दैट केस OMR फिल करते टाइम क्या ध्यान रखना है, अगर आपने जो सर्कल इनसर्कल किया है, मान लेते हैं आपके दिमाग में पेंसिल से फिल किया है, वी कैन इरेज इट एंड वी कैन रीसर्कल द करेक्ट आंसर. ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज वंस यू हैव डार्कन द सर्कल उसके इम्प्रिंट्स वहां होंगे. आपने बहुत अच्छे से इरेज किया है, इवन दो जो OMR रीडिंग मशीन है वो 2 आंसर्स को रीड करेगी कॉरस्पॉन्डिंग टू योर 1 क्वेश्चन, तो उसको वैसे भी गलत कर दिया जाएगा. नेगेटिव मार्किंग है नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से अपना OMR शीट आपको फिल करना है. ठीक है, OMR पे जहां पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है उनको अच्छे से फिल करना है.
रिलैक्स करके आराम से जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। सो नाउ लेट अस बिगिन द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2020-21 जो एनएसओ ने क्लास 10th के लिए लिया था, हम उसमें से डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी वाला सेक्शन। तो साइंस सेक्शन के अंदर बायोलॉजी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। पहला क्वेश्चन है हमारा लाइफ प्रोसेस से, जो कि चैप्टर है क्लास 10th का ही। क्या कहता है क्वेश्चन हमें यहाँ, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जब भी ऐसा कुछ मिले, करेक्ट और इनकरेक्ट, फॉल्स और ट्रू, वी हैव टू फाइंड आउट। तो उस चीज पे अच्छे से नजरें टिका लेना, इनसर्कल कर लेना, मार्क कर लेना कि क्या चीज पूछी गई है हमसे, गलत चीज क्या है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, वो हमें निकालनी है। तो लेट अस सी की स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, carbon dioxide is more soluble in plasma than oxygen, hence mostly transported in the dissolved form in our blood. CO2 का मेजर अमाउंट का ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में होता है, प्लाज्मा में, डिसॉल्व फॉर्म के अंदर। बहुत ट्रेसेस के अंदर वो कार्बनिक एसिड बना लेती है, कुछ क्वांटिटी के अंदर वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर फ्लो करती है, बट मेजर पोर्शन उसका कैसे जा रहा है, इट इज गोइंग इन द डिसॉल्व फॉर्म इन द प्लाज्मा। तो दैट इज करेक्ट। ऑक्सीजन मेजरली कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट करने की टेंडेंसी शो करता है, एंड हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट विद इन द आरबीसी। तो CO2 डिसॉल्व फॉर्म में जा रही है, ऑक्सीजन की कंपैरिजन में ज्यादा वो फ्लूइड फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू फ्लो करती है। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ए वाला तो बच गया, ये तो आंसर नहीं है। देन बर्मन्स कैप्सूल कंटेन अ बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड मेल्पिजियन कॉर्पुसल्स। ये क्वेश्चन है बच्चा एक्सक्रीटरी सिस्टम से या ह्यूमन एक्सक्रीशन वाले टॉपिक से, जहां पे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पे हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन सेज, तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हमें समझनी पड़ेगी, एंड ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या कहती है, लेट अस सी। इन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन टू टाइप ऑफ bodies are observed. One is Malpighian body and another is the tubular section associated with it. तो इस डायग्राम में हम मेजरली किस पे फोकस करने वाले हैं, नेफ्रॉन के पार्ट्स पे। ट्यूब्यूलर सेक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू proximal convoluted tubule. This portion is called as loop of Henle, and the last portion is distilled convoluted tubule. ये तीनों एरियाज मिलकर बनाते हैं ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। दिस इज द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक ब्रॉड सी आर्टरी आ रही है और वो कैपिलरी का एक नेटवर्क बनाती हुई इन द फॉर्म ऑफ वेरी फाइन आर्टरी यहाँ से मूव कर रही है, एंड हियर इज द बंच ऑफ कैपिलरीज। दिस बंच ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड एज glomerulus, while this cup-shaped structure is called as Bowman's capsule. और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को जब हम क्लब कर देते हैं तो ये बन जाता है मेल्पिजियन बॉडी। ग्लोमेरुलस की डेफिनेशन की अगर हमें बात करनी हो तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज अ बंच ऑफ कैपिलरी। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। Bowman's capsule contain a bunch of capillary that is called as Malpighian corpuscles. But what is exactly happening? Bunch of capillary is called as glomerulus. Bowman's capsule and glomerulus are combinedly called as Malpighian body or Malpighian corpuscles. तो यहाँ पे नाम्स को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया गया है, and that is why the statement is गड़बड़. The Bowman's capsule contain
a bunch of capillary. This bunch of capillary is called as glomerulus. तो अगर ये होता तो ये करेक्ट हो जाता, बट यहाँ पे मेलपीजियन कॉर्पुसल्स बोल के इसको गलत कर दिया. So this is the incorrect. Let us see what other two statements are saying. तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? During the process of inhalation, यानी intake of fresh air, the diaphragm and the muscle attached to the ribs contract and thoracic cavity expand. जब हम inhale कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारी रिब केज बाहर की तरफ आती है और ऊपर की तरफ मूव करती है. तो थोरेसिक कैविटी के अंदर एक्सपेंशन होता है, बाहर से हवा अंदर की तरफ भर रही है. ऐसा ही हो रहा है. चेस्ट बाहर आ रहा है, दैट मीन्स रिब केज का मूवमेंट हो रहा है. शोल्डर अपराइट हो रहे हैं, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है. तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं. रेनिन इन द गैस्ट्रिक जूस कोएगुलेट्स मिल्क इनटू कर्ड. रेनिन का फंक्शन क्या है? बच्चों के अंदर पाया जाता है एंड इट फंक्शंस एज कर्डलिंग ऑफ द मिल्क को कॉज करता है. कैसे कॉज करता है? मिल्क की केजीन प्रोटीन के साथ बाइंडिंग करवाता है कैल्शियम की. कैल्शियम पैरा केजिनेट का फॉर्मेशन करता है. किसकी प्रेजेंस में होगा ये? फर्स्ट स्टेप इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन कैरी आउट होगा. तो व्हाट इट इज डूइंग? केजीन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है? मिल्क में प्रेजेंट है. इसको बाइंड करवाना है कैल्शियम के साथ और कन्वर्ट करवाना है इसे कैल्शियम पैराकेजिनेट में. ये काम करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रेनिन रिस्पॉन्सिबल है. गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, स्टमक में इसका सिक्रीशन कैरी आउट होता है. बट कीप वन थिंग इन माइंड, ये सिर्फ इन्फेंट्स में कैरी आउट होता है, जो सिर्फ मिल्क फीडर्स होते हैं उनके अंदर. एंड दिस कैल्शियम पैराकेजिनेट का बनना इज कॉल्ड एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क. मिल्क जो है वो कर्ड की तरह अपीयर होने लगता है, टेक्सचर जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट. तो एज पर दीज फोर स्टेटमेंट गलत वाला कौन सा है? ओनली द बी इज wrong. तो हमारा करेक्ट आंसर भी क्या जाएगा? B. This was the structure of nephron. Now coming to the next question. Here we have given a Venn diagram. We have to observe it and we have to find out the P, Q and R. कि ये P, Q, R किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट उसके पहले वेन डायग्राम को समझने की जरूरत है. तो क्या कहते हैं हमारे ये वेन डायग्राम? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कुछ, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. और ये दोनों सर्कल्स जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां है ऑर्गेनिज्म P. दैट मीन्स दिस ऑर्गेनिज्म P इज यूनिसेल्युलर इन नेचर एंड इट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. Q वो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ यूनिसेल्युलर है. R वो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. Now let us switch to the options. सबसे पहले देखते हैं Q, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. प्लाज्मोडियम कैसा है? प्रोटोजोआ का मेंबर है, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर क्रिएचर है. प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम दोनों हैं. देन राइजोपस, ये फंजाई है, और फंजाई में भी किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है? मल्टी सेल्युलर को रिप्रेजेंट करती है. देन यूग्लिना, दिस इज ऑल्सो यूनिसेल्युलर. तो यहां से हमारा सी वाला ऑप्शन तो क्रॉस हो गया, बिकॉज इस यूनिसेल्युलर कैटेगरी में क्यू वाला ये मेंबर फिट नहीं होता. अभी वी हैव 3 ऑप्शंस ए, बी एंड डी. लेट अस सी पी क्या कहता है. यूनिसेल्युलर होना चाहिए और बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूसेबल भी होना चाहिए. वन इज साल्पा, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. सेकेंड वन इज ईस्ट. ईस्ट कैसा है? यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. फंजाई का मेंबर है, बट इकलौता एक्सेप्शन है. कैसा होता है? यूनिसेल्युलर है. अच्छा, ईस्ट रिप्रोड्यूस कैसे करता है? ईस्ट छोटी सी बड ग्रो करती है, डिटैच हो जाती है और अलग से एक ईस्ट बना लेती है. दिस इज द मदर ईस्ट, दिस इज द डॉटर ईस्ट. तो यस, ये जो पी वाली कैटेगरी है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए और बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करना चाहिए. ईस्ट इज यूनिसेल्युलर एंड इसका फेवरेट मोड रिप्रोडक्शन का क्या है? इट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. तो ये तो पी हो गया हमारा.
देन देयर इज प्लेनेरिया, प्लेनेरिया इज मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज, तो ये भी कैसा है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो P इज दिस, यहां पैरामीशियम दे रखा है दैट इट विल बी द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। थर्ड में दे रखा है स्काइफा, स्काइफा इज अ मेंबर ऑफ पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के अंदर हम स्काइफा को इंक्लूड करते हैं, स्पॉन्जेस की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर छोटे से बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बर्ड डिटैच हो रही है और एक नया स्काइफा बनाने का काम कर रही है। यस, स्काइफा इज मेंबर ऑफ पॉरीफेरा एंड इट रिप्रोड्यूस वाया बडिंग, तो आर का करेक्ट मैच जाएगा स्काइफा। तो यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ हुई, इस लेवल पे गड़बड़ी हुई, ये यूनिसेलुलर नहीं है मल्टी सेलुलर है, हमने एलिमिनेट कर दिया। राइजोपस रिप्रेजेंट नहीं करता इस कैटेगरी को, हमने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। प्लेनेरिया मल्टी सेलुलर है, जबकि क्यू में जो फिट हो रहे हैं वो होने चाहिए, पी में जो फिट हो रहे हैं वो यूनिसेलुलर प्लस बडिंग वाले होने चाहिए। प्लेनेरिया मल्टी सेलुलर है प्लस ये फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, तो इसमें बडिंग भी नहीं है और इसके अंदर यूनिसेलुलर नेचर भी नहीं है, ये भी हो गया एलिमिनेट। बचा कौन, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, और यही है हमारा करेक्ट आंसर कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, पी कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ईस्ट। सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है दैट इज पैरामीशियम, विच रिप्रोड्यूस वाया बडिंग दैट इज स्काइफा विच इज अ मेंबर ऑफ पॉरीफेरा। तो ये तीनों पी क्यू आर किस ऑप्शन में सेट हो रहे हैं, दे आर गेटिंग सेलेक्टेड इनटू ऑप्शन नंबर बी एंड दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। स्विचिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो देयर आर सर्टेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो किसके बारे में चर्चा करनी है, अब हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन करना है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू, नॉट ट्रू कह रहा है यानी कि फॉल्स, या हम कह सकते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट कौन से हैं वो हमें सेलेक्ट करने। लेट अस सी देम वन बाय वन। पहला स्टेटमेंट, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्या ये इवेंट फोटोसिंथेसिस में होता है? तो यस, फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में डिवाइडेड है, वन इज लाइट फेज, अनदर इज डार्क फेज। लाइट फेज लाइट डिपेंडेंट है, सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है, और ट्रैप कहां पे कर रहे हैं, क्लोरोफिल के अंदर कर रहे हैं, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट, द एसिमिलेटरी पावर इन द फॉर्म ऑफ NADPH एंड ATP are produced during dark phase. No, no, no. They are produced at the end of light phase of photosynthesis. जो सोलर एनर्जी ट्रैप की उसका पर्पस क्या था, एसिमिलेटरी पावर प्रोड्यूस करना। ये NADPH और ATP जो लाइट फेज में बन रहे हैं, इन्हीं को यूटिलाइज किया जाता है डार्क फेज के अंदर। तो यहाँ पे नेम ऑफ फेज जो है वो गड़बड़ दे दिया इन्होंने, so this is the not true or the wrong or the false statement. Let us move to the option number 3. Reduction of carbon dioxide that is CO2 to the carbohydrate जो glucose बन रहा है C6H12O6 that is the glucose molecule takes place during the dark phase. लाइट फेज में क्या हो रहा है, एसिमिलेटरी पावर NADPH और ATP बन रहे हैं। डार्क फेज में क्या हो रहा है, इसी एसिमिलेटरी पावर को यूज करते हुए CO2 को फिक्स किया जा रहा है ग्लूकोज के अंदर। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट अस सी स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कहता है, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू रेडिएंट एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। कुछ गड़बड़ नहीं बोल गया, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, केमिकल बना रहे हैं, ना कि उल्टा कर रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं केमिकल एनर्जी को यूज करके रेडिएशन एनर्जी बना रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस होता है। रेडिएशन एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है और केमिकल एनर्जी बनाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो दिस फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। अकॉर्डिंगली हमें नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स गलत है, वी हैव टू फाइंड आउट। तो स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 4 आर इनकरेक्ट, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर क्या दे रखा है,
The option number D, that is 2 and 4 are not true. Got it बच्चा? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. So our next question is, read the following statements carefully. Now when it's saying carefully, we have to be very careful. Select the option and correctly identify the true and the false one. 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आउट ऑफ विच कौन से ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन हमें चूज करना है. Let us see the first option. The grafting involves 2 closely dicotyledonous plant which have the vascular cambium. Grafting, जिसमें हम नीचे की तरफ ब्रॉड स्टेम वाला पोर्शन लेते हैं, विच इज कॉल्ड एज स्टॉक, और उसके ऊपर रखते हैं थोड़ा फीबल सा स्टेम वाला पोर्शन विच इज नोन एज सीएन. तो स्टॉक और सीएन एक दूसरे के साथ अटैचमेंट कब शो करेंगे? जब उनके वैस्कुलर बंडल कोइंसाइड करें और उनके बीच में वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट हो. इफ कैम्बियम विल बी प्रेजेंट तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, जाइलम और फ्लोएम ग्रो करते हुए मैच हो जाएंगे, तभी जाके ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो सकती है. ग्राफ्टिंग कैन बी यूज फॉर ओनली डाइकॉट प्लांट्स, नॉट फॉर द मोनोकॉट प्लांट. क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज मोनोकॉट प्लांट के अंदर वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है. So this statement is absolutely true. Second statement, the ginger, which is an underground stem called rhizome, develops into a new plant. Underground stem है, absolutely correct. इस पे node और internode present होंगे. Nodal region से adventitious branching arise हो सकती है, buds grow कर सकती है और वहीं से नया plant भी erupt हो सकता है. So this statement is also correct. अच्छा, किस तरह के स्टेम को रिप्रेजेंट करते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम है, ये तो बोल दिया. अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट, मोनोसिस्टस रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. मोनोसिस्टस रिप्रोड्यूस जनरली बाय मल्टीपल फिजन, नॉट बाय द बडिंग. इट रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन. है क्या मोनोसिस्टस? इट इज अ मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ में भी किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? स्पोरोजोआ को बिलोंग करता है. तो डिजीज कॉज करने की टेंडेंसी रखते हैं, मल्टीपल फिजन के थ्रू डिवाइड करने का इनका नॉर्मल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. इट्स जस्ट लाइक प्लाज्मोडियम. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अगला स्टेटमेंट, मस्टर्ड फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. 2 टर्म्स यूज करते हैं. वन इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अनदर इज बाइसेक्सुअल फ्लावर. तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो टर्मिनोलॉजी है वो ये कहती है कि एक फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गाइनोशियम प्रेजेंट होगा. ऑन अ कॉन्ट्ररी, बाइसेक्सुअल टर्म कहता है कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट होगी विद इन द वन फ्लावर. अब मस्टर्ड का जो फ्लावर होता है वो होता है बच्चा बाइसेक्सुअल, यहां दे दिया यूनिसेक्सुअल. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट और वी कैन से द फॉल्स. तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू, थर्ड एंड फोर्थ आर फॉल्स. एंड अकॉर्डिंगली ABCD में से हमारा करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर A. 1 and 2 are the true, 3 and 4 are the false statement. Next question. Given below is a table representing the organism of an aquatic food chain. Aquatic food chain यानी वाटर के अंदर एक फूड चेन चल रही है, उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे दे रखा है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर दिस इकोसिस्टम. फॉर दिस से हमारा मतलब है एक्वेटिक इकोसिस्टम से सीक्वेंस निकालनी है. देखो 2 तरीके हैं. पहला तरीका तो सीधा सा कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास का जो पिरामिड होता है ये इन्वर्टेड होता है. अगर इस कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो गिवन ऑप्शंस में से इन्वर्टेड हमें 2 पिरामिड्स दे रखे हैं, C and D. तो हमारी लड़ाई इनके बीच में होनी है. दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी, 10% एनर्जी लॉ. 10% एनर्जी लॉ ये कहता है
एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, रेस्ट 90% एनर्जी एनवायरमेंट में या उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए यूटिलाइज हो जाएगी। तो अगर हम इन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज कर दें विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनिजम्स, तो हमारा कौन सा वाला पिरामिड सही है, हम उस आंसर तक पहुंच जाएंगे। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके लेवल पे प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर से एनर्जी जाएगी प्राइमरी कंज्यूमर के पास, सिर्फ 10% जाएगी। तो 980 का 10% दैट इज 98। तो ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर्स। 98 का 10% दैट इज 9.8, ये जाएगा किसमें? सेकेंडरी कंज्यूमर में। और सेकेंडरी कंज्यूमर का 10% जाएगा टर्शरी कंज्यूमर के अंदर, राइट। प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें कहाँ रखते हैं? हम सबसे बॉटम पे रखते हैं। हु इज द प्रोड्यूसर? वाई इज द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स को जो कंज्यूम कर रहे हैं दे आर प्राइमरी कंज्यूमर। कौन है? एक्स। प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट इज जी। सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खा रहे हैं? टर्शरी कंज्यूमर, दैट इज डब्ल्यू। तो हमारी सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या आएगी? वाई एक्स जी डब्ल्यू। पिरामिड बायोमास का कैसा होना है? इन्वर्टेड होना है। ये यहाँ पे उल्टा बना दिया। कब? जब हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या रहने वाले हैं? दे आर द प्रोड्यूसर, दे आर द टर्शरी कंज्यूमर। तो उन्हें हमने सिक्वेंशियली अरेंज कर दिया। अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बच्चा? तो इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, इन सारी चीजों पे भी आपको इंपॉर्टेंटली फोकस करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन फ्रॉम द लाइफ प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ द एंजाइम। एक तरफ हमें नेम ऑफ एंजाइम दे रखा है और दूसरी तरफ उसका रोल या उसका फंक्शन दे रखा है। कौन सा वाला करेक्टली मैच किया गया है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। जब हमें पता होंगे कि कौन सा एंजाइम क्या काम करता है तो हम जल्दी से पता लगा लेंगे विच इज करेक्ट और विच इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट या पहला एंजाइम लैक्टेज। देखो एंजाइम की एक खास बात होती है, पीछे इनके एज लगा होता है। ये इसका अनकॉमन सा नेम है, ट्रिवियल नेम है, प्रॉपर नॉमेनक्लेचर से पहले वाला नाम है, इसलिए इसके पीछे एज नहीं लगा हुआ। एल्स जिनके पीछे भी एज लगा होगा वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एंजाइम्स को, और जिनके पीछे ओज लगा होगा यानी सफिक्स इज ओज, वो रिप्रेजेंट करते हैं शुगर को। So this is a simple trick to recognize the sugar molecules and the enzyme molecule. सबसे पहले आते हैं lactase enzyme. Lactase enzyme will work on lactose. Lactose is O's. This is a sugar. Lactase enzyme lactose पे काम करेगा और उसको break down करेगा। किस में break down करेगा? जिसका lactose बना हुआ है, that is glucose and galactose. तो यहाँ पे फ्रक्टोज देख के गड़बड़ी कर दी। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो टूटेगा भी तो उन्हीं के अंदर ही ना। लैक्टोज इज प्रेजेंट इन अ मिल्क, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क शुगर। तो लैक्टेज का रोल जो यहाँ दे रखा है, फंक्शन जो दे रखा है, गलत दे रखा है। सेकेंड वन इज सुक्रेज, इट कन्वर्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। यहाँ पे गैलेक्टोज गलत दे दिया, इट शुड बी फ्रक्टोज, तो सही होता। थर्ड वन ट्रिप्सिन, इट कन्वर्ट पेप्टोन्स इनटू अमीनो एसिड। और पेप्टोन्स कैसे बनते हैं? प्रोटीन के डिग्रेडेशन से बने पेप्टोन, इनके डिग्रेडेशन से बनते हैं अमीनो एसिड। और ये स्टेप कौन करवा रहा है? ट्रिप्सिन करवा रहा है। फर्स्ट स्टेप कौन करवा रहा है? पेप्सिन करवा रहा है। तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाइपेज कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू फैट्स एंड ग्लिसरॉल। थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। लाइपेज कन्वर्ट्स फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट को तोड़ता है 3 फैटी एसिड की चेन और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के अंदर। तो करेक्ट आंसर पूछा है विच इज द करेक्ट मैच। ए, बी एंड डी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रखी है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द रोल ऑफ ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही सिंपल सा,
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ओनली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से, एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से इजीली डिग्रेडेड हो सके, डिकम्पोज हो सके, सॉइल के अंदर मिक्स हो सके, मिनरल न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग को चलाने में फेवर कर सके। कौन नहीं फेवर करते हैं उसके हिसाब से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ऑरेंज पील इजीली डिग्रेड हो जाएगा, मेटल की एंड रोटी हो जाएगी, ऑरेंज पील हो जाएगा, बट मेटल को डिग्रेड होने में बहुत लंबा टाइम लगता है, तो वी कीप देम इनटू द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बिकॉज वो बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं। मेटल्स, प्लास्टिक्स, ये सारी चीजें लंबा टाइम लेती हैं। प्लास्टिक्स कंप्लीटली नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। देन कॉटन क्लोथ डिग्रेडेबल है, मैंगो फ्रूट डिग्रेडेबल है, बट नायलॉन वायर इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, सिंथेटिक पॉलीमर है, डिग्रेड नहीं होगा। देन एल्यूमिनियम कैन, कीबोर्ड, प्लास्टिक बैग, कुछ भी इजीली डिग्रेड नहीं हो रहा है, मेटल है, प्लास्टिक के बने हैं, प्लास्टिक के बने हैं। जूट बैग प्लांट ओरिजिन की है, इजीली डिग्रेड हो जाएगी। मोल्डी ब्रेड इजीली डिग्रेड हो जाएगी। न्यूज़पेपर भी इजीली डिग्रेड हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के अंदर तीनों ऐसे दे रखे हैं जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं, लंबे टाइम तक एनवायरनमेंट पे किसी भी तरह का इल इफेक्ट इंड्यूस नहीं करेंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई अ सेल ऑर्गेनेली P and Q which are given in the table and select the correct statement regarding that। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये P और Q किसके बारे में बात हो रही है। ऑर्गेनेली P क्या काम करता है? इट इज द साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस। सेल के अंदर लिपिड बनाने का काम कौन कर रहा है? इट इज डन बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड फॉर्मेशन। गोल्जी बॉडी पैकेजिंग करेगी एंड ट्रांसपोर्ट करेगी। सेकेंड, Q किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? Q का फंक्शन है इट इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ATP को प्रोड्यूस करने वाला काम। ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड एनारोबिकली बन गया, अब इस पायरुविक एसिड को CO2 और वाटर के अंदर तोड़ने का काम, जहां पे क्रैब साइकिल चलेगी, जहां पे ATP का फॉर्मेशन होगा, जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, और ये सारे के सारे काम कहाँ होंगे? All these functions are taking place into the mitochondria। तो हमने सेल ऑर्गेनेली P and Q को तो रिकॉग्नाइज कर लिया, अब इनसे रिलेटेड कुछ कुछ बातें दे रखी है। Which statement is correct that we have to find out। तो सही बात ढूंढनी है। देखते हैं हमारा ऑप्शन ए क्या कहता है। P could be an organelle that has ribosome attached on its surface, whereas Q could be an organelle that is site of formation of glycoproteins। क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स लगे होते हैं? अगर राइबोसोम लगे होंगे तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगी RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसका काम था प्रोटीन सिंथेसिस ना कि लिपिड सिंथेसिस। क्वेश्चन में करेक्ट ढूंढने को बोला है, तो दिस इज तो नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, P could be an organelle that synthesize steroidal hormone in animal cell। स्टीरॉयडल हार्मोन का नेचर क्या होता है? आप कहोगे स्टीरॉयडल होता है। किससे बनते हैं? लिपिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। स्टेरॉइड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड। तो पहले लिपिड बनेगा, फिर कुछ कुछ एडिशन, मॉडिफिकेशन, चेंजेस होंगे, तब जाके स्टेरॉइड्स बनते हैं। जो लिपिड बनाने का काम कर रहा है वही स्टेरॉइड भी बना सकता है, यस बना सकता है। तो SCR के लिए अभी तक तो बात ठीक है। Whereas Q could be an organelle that produce cellular energy in the form of ATP। जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो ये P और Q दोनों को लेके सही बात कह रहा है, क्वेश्चन भी सही पूछ रहा है, तो B हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बट फिर भी दिल की तसल्ली के लिए पूरे क्वेश्चन को रीड करना है, सारे ऑप्शंस को रीड करना है। लेट अस सी ऑप्शन क्या कहता है। P could be an organelle that help in cellular digestion। डाइजेशन करने के लिए तो एंजाइम चाहिए जो लाइसोसोम में प्रेजेंट होंगे, नॉट इन द SER। Whereas Q could be an organelle that modifies, sorts, package the material coming from ER। ये सारे काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया करता है। P could be an organelle that help in spindle formation। कौन कर रहा है हेल्प?
सेंट्रियोल कर रही है या सेंट्रोसोम दे रखा है तो वो कर रहा है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। Q could be an organelle that help in osmoregulation. Osmoregulation का काम कर रहे हैं contractile vacuoles और smaller vacuoles. तो C और D SCR और माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस नहीं बता रहा है, इनके फंक्शंस को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, एंड हेंस हमारा आंसर कौन सा होगा? बी इज द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ these two structures and their corresponding function. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे कुछ कॉलम टाइप क्वेश्चन की फॉर्मेशन दी गई है। एक तरफ लिखे हुए हैं मोड ऑफ वाटर रिजर्विंग और दूसरी तरफ मेंशन कर रखा है कि ये तरीका कौन सी जगह पे चलता है। द नेम ऑफ स्टेट्स आर मेंशन्ड देयर। हमें यहाँ पे ढूंढना है द करेक्ट मैच कि कौन सा वाला तरीका किस स्टेट में ऑप्ट होता है, सही दे रखा है या गलत दे रखा है। फर्स्ट वन इज ना दिस, कहाँ पे बनाए जाते हैं इनको? राजस्थान के अंदर। यहां दे रखा है महाराष्ट्र, गड़बड़। देन ताल्स, ताल्स का फॉर्मेशन वाटर रिजर्विंग के लिए कहां पे होता है? इट टेक्स प्लेस और इट्स फॉर्मेशन इज ऑब्जर्व्ड एट महाराष्ट्र, नॉट एट मध्य प्रदेश। देन सुरंगम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द केरला, दिस इज करेक्ट। Pools are formed in Tamil Nadu. No. Pools are formed in Himachal Pradesh. क्वेश्चन में क्या पूछा है? करेक्ट मैच क्या है? तो करेक्ट मैच इज द ओनली ऑप्शन नंबर सी, कि कहां पे सुरंगम्स का फॉर्मेशन होता है, तो इट टेक्स प्लेस इन द केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग, चार जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। तो सबसे पहले तो बात करते हैं प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट, अनदर इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी while the micronutrients are required in the small quantity. तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? कैल्शियम, सल्फर, जिंक एंड मैग्नीशियम। आउट ऑफ द गिवन दिस इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, सल्फर इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैग्नीशियम इज आल्सो अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो करेक्ट आंसर हमारा जाएगा इन द लिस्ट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट इज सी, दैट इज द जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी हैव गिवन अ डायग्राम। हमें डायग्राम को देखते हुए रिकॉग्नाइज करना है दैट विच प्लांट टिश्यू इज गिवन इन द फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट्स फंक्शन। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है, फिर इसके करेक्ट फंक्शन को ढूंढना है। कौन सा वाला प्लांट टिश्यू लग रहा है? सेल वॉल का डिपोजिशन कॉर्नर्स पे ज्यादा थिकन्ड है। सेल वॉल का डिपोजिशन कहां पे ज्यादा है? कॉर्नर्स पे है, ना कि पूरी की पूरी सेल वॉल पे। अंदर बहुत सारा लार्ज स्पेस दे रखा है, यानी कि समवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द परमानेंट टिश्यू। बट ये परमानेंट में भी कौन सा वाला? सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? सेल सारी एक जैसी नजर आ रही है, तो इट इज सिंपल। तो इट इज सिंपल परमानेंट। अब वो तो तीन तरह के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अगर पेरेन्काइमा होता तो सेल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता, कॉर्नर्स पे थिकनिंग नहीं देखने को मिलती। अगर स्क्लेरेन्काइमा होता तो पूरी की पूरी सेल वॉल पे थिकनिंग होती। सिर्फ कॉर्नर्स पे थिकनिंग कौन शो करता है? इट इज कोलेनकाइमा। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्लांट पार्ट तेज हवा में बेंड होंगे बट टूट के सेपरेट नहीं होंगे। किसका फंक्शन है? सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज कोलेनकाइमा का फंक्शन है। अब देखते हैं ये फंक्शंस क्या क्या दे रहा है। इट हेल्प इन स्टोरिंग वेस्ट मटेरियल इन प्लांट। वेस्ट मटेरियल हो चाहे गुडी गुड मटेरियल हो, स्टोरेज का काम कौन करेगा? पेरेन्काइमेटस टिश्यू करेगा, कोलेनकाइमा नहीं करेगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा। तो इसके हिसाब से तो नहीं सेट हो रहा।
It helps in store gases to make aquatic plant light and buoyant. वो भी पेरेन्काइमा का ही मॉडिफिकेशन है. This tissue is called as एरेन्काइमा. So this is not corresponding to this. It make hard grit of fruit like pear and hard wall of nut. Grittiness in the pear, fruit nut की hard wall, उनको बनाने का काम कौन करता है? पेरेन्काइमा करता है. ये तो नहीं करता है. It provide elasticity to the plant organ and help leaves in bending. तेज हवा चल रही है, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं पर टूट के गिर नहीं रहे हैं, सेपरेट नहीं हो रहे हैं. कौन उनको इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती दोनों देने का काम कर रहा है? इट इज द कोलेनकाइमेटस टिश्यू. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ, दैट इज द डी इज द करेक्ट आंसर. सो बच्चा ये क्वेश्चन जो है ये है क्लास 9th से, ना कि क्लास 10th से. तो यू हैव टू कीप वन मोर थिंग इनटू माइंड कि 10th के पेपर में आपका 9th का कुछ पोर्शन पूछा जाएगा. यू हैव टू रिवाइज द साइंस ऑफ क्लास 9th एज वेल. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा फ्रॉम द अचीवर सेक्शन. और एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि अचीवर सेक्शन का वन क्वेश्चन कितने के लिए है? इट इज फॉर 3 मार्क्स. तो हर एक अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन हमारे फाइनल स्कोर को जज करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है. क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा बट आराम से इत्मीनान से पढ़ना है. सारी बातें वहीं पे मेंशन्ड होंगी. वी हैव टू जस्ट गो टू द फाइनल आंसर. ठीक है, देखते हैं हमारे अचीवर सेक्शन का ये क्वेश्चन क्या कहता है. यहाँ पे मेंशन कर रखी है ABC 3 तरह की फूड चेन्स और इन्हीं फूड चेन से कुछ क्रक्स निकाल के दे रखे हैं कुछ स्टेटमेंट. वी हैव टू चूज विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन फूड चेन. तो सबसे पहले देख लेते हैं फूड चेन ए प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है. देन देयर इज प्राइमरी कंज्यूमर डियर, देन देयर इज टाइगर. बस 3 पे खत्म है, यानी प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है. बी वाली फूड चेन क्या कह रही है? प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टरनरी कंज्यूमर भी है यहाँ पे. तो ये सबसे लंबी वाली है. ऑप्शन सी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर. ठीक है, इतनी ऑप्टिमम है, इतने तक जाया जा सकता है. देखते हैं ऑप्शंस क्या कह रहे हैं. Food chain A and B are predator food chain, whereas food chain C is saprophytic food chain. तीनों की तीनों फूड चेन प्रीडेटर वाली है, सेप्रोफाइटिक नहीं है क्योंकि फंजाई से शुरुआत नहीं हो रही है. There are 2 tertiary consumer and 3 secondary consumer in the food chain ABC. अब हमें टोटल नंबर निकालने पड़ेंगे. यहां हमसे पूछ रहा है टर्शरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर. तो सेकेंडरी कंज्यूमर की अगर बात करें तो वो टोटल 3 है, तीनों के अंदर प्रेजेंट है. अब बात करते हैं टर्शरी कंज्यूमर की. ए फूड चेन में तो देयर इज नो टर्शरी कंज्यूमर. बी को देख लेते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर. यस, हियर वी हैव primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. Here also we have. तो total tertiary consumer कितने हैं हमारे पास? 2. Statement क्या कह रहा है? There are 2 tertiary consumer and 3 secondary consumer in the food chain ABC. This is correct. और देखते हैं. Energy present in trigger and cane of the food chain A and C respectively will be much less then present in the eagle of the food chain B. Food chain B में eagle comprise कर रहा है top consumer that is quaternary consumer को, और first food chain में tiger और last food chain में crane दे रखा है हमें, ये represent कर रहे हैं top consumer. but यहाँ पे ये secondary वाला और यहाँ पे ये tertiary वाला. तो secondary और tertiary की energy quaternary consumer से ज्यादा होगी या कम होगी? इनसे फूड इन्होंने खाया, इनसे इन्होंने खाया, खूब सारी एनर्जी आई. जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे बढ़ते जाएंगे एनर्जी फ्लो कितना हो रहा है? मात्र 10%, जस्ट 10%.
तो जो सबसे टॉप पे होगा उसके लेवल पे एनर्जी कम होगी, क्वार्टरनरी के पास सबसे कम एनर्जी होगी, उससे कम टर्शरी के पास और उससे कम सेकेंडरी के पास। इस स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा सा उल्टा दे दिया, टाइगर एंड क्रेन ऑफ द फूड चेन ए एंड सी रेस्पेक्टिवली विल बी मच लेस देन द एनर्जी प्रेजेंट इन द ईगल, दे विल बी मच मोर, दे विल बी हैविंग मच मोर एनर्जी देन द सेकेंड चेन और द बी फूड चेन, यानी ईगल से उनमें एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। दिस इज गलत, दिस इज गलत। There are 2 producer and 3 scavengers in the food chain A, B and C. There are 3 producers. यहाँ दे रहा है 2, तो this is also incorrect. तो जो फूड चेन हमें दे रखी है उसको देख के हमने क्या एनालाइज करा, एक हम देख सकते हैं एनर्जी का फ्लो, दूसरी चीज हम ट्रैक कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि किस फूड चेन के अंदर कितने कंज्यूमर्स हैं, कितने प्रोड्यूसर्स हैं, कितने लेवल तक जा रहा है। जैसे जैसे लेवल ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज होगा, जो सबसे टॉप पे प्रेजेंट होगा उस तक उतनी ही कम एनर्जी पहुंचेगी। तो इस क्वेश्चन की कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा अचीवर सेगमेंट का क्वेश्चन। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था, बहुत ही इजी सी बात है। अगर 2 चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स और एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बड़ी इजीली क्रैक कर सकते हैं, राइट बच्चा। सो बच्चा, दिस इज आ डिजिटल प्लेटफॉर्म लिंक जहां पे आप इन लिंक्स को एक्सेस कर सकते हैं। हमारी जो टैब की अपीयरेंस है वो कुछ इस तरह से नजर आती है। डैशबोर्ड विल बी अवेलेबल ऑन लॉगिंग इनटू द सेम थिंग। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्टली, हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमने अभी डिस्कस किया है 2020-2021 का बायोलॉजी का सेगमेंट, केमिस्ट्री सेगमेंट, लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट एंड द फिजिक्स सेगमेंट। इन तीनों जो पोर्शन है इस पेपर के, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। We are here to discuss many more question paper of previous years NSO. So just like this channel, share it with your friends and like the video so that you will be getting the upcoming notification. ये help करेगा आपका NSO 2023 देने के लिए। And one more very important thing, आपको जो टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं, जो टॉपिक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, you can mention those topics as well in the comment section. We will be giving the videos for you all. All the best, बच्चा।